हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। तो दोस्तों आज हम लोग अपने अकाउंटेंसी के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों ये आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका बीकॉम का एंट्रेंस हो, चाहे वो एमकॉम का एंट्रेंस हो, चाहे वो आप लोग नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे, या फिर अगर आप लोग यूपी बीएड, टीजीटी, पीजीटी या फिर आईएएस पीसीएस का भी एग्जाम दोगे ना, तो ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है इस चैप्टर के अंदर कि आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि हर चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं इस चैप्टर के नियम कायदे कानूनों के हिसाब से ही होती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या पढ़ना अपने इस चैप्टर को, तो हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अपने चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ये अपने स्कूल के तो प्रिंसिपल नहीं है जिससे भैया हम लोगों को बहुत डांट पड़ती थी, तो भैया ये वो प्रिंसिपल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, अकाउंटिंग के नियम कायदे कानून। ठीक है दोस्तों, टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आराम से ध्यान से सुनना। ओके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है ना, अच्छी इंग्लिश बोलने की आपको क्या आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए। वैसे ही अच्छी अकाउंटिंग आने की आपको अकाउंटिंग की ग्रामर आनी चाहिए। तो अकाउंटिंग की ग्रामर मतलब कि भैया अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग की ग्रामर कहा गया है। ठीक है ना, अकाउंटिंग की ग्रामर कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हो, जस्ट as it is very necessary to have a good knowledge of grammar in order to have a sufficient control over the language। अगर आप अच्छे से बात करना चाहते हो तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, का, के, की, कैसे हो, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, इन द सेम वे वन मस्ट नो द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग, हमको अकाउंटिंग की भी ग्रामर आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो अकाउंटिंग आपको समझ में नहीं आएगी। तो दिस इज वाई, यही एक रीज़न है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के कंसेप्ट, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस, एजम्पशंस ये क्वायर्ड होते हैं, हमको पढ़ने पड़ते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग के एजम्पशंस क्या होते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो भैया नीचे आते हैं टॉपिक के ऊपर अपने। भैया यहाँ पे ध्यान दो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या, इसको आराम से और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए, यही स्पीकिंग द रूल, अगर नॉर्मली बात की जाए तो ये नियम है। रूल का मतलब होता है नियम, विच आर बेस्ड ऑन दी, जो कि आधारित होते हैं कस्टम्स के ऊपर, यूजेज के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर। मतलब कि भैया नियम कायदे कानून, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, कोई नियम है, वो किस चीज़ के ऊपर आधारित है, ट्रेडिशन के ऊपर, कस्टम के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे भैया आप लोग अपने घर में जब भी कोई आता होगा तो पैर छूते होगे। ठीक है, या फिर आपके यहाँ जो भी तरीका होगा उनको वेलकम करने का, पैर छूते होगे या फिर नमस्ते करते हो, या फिर जो भी तरीका होगा आप लोग करते होगे, तो क्योंकि ये आपका रिवाज है, ये आपके घर का ट्रेडिशन है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो नियम है जो कि आधारित है, डिपेंड करता है कस्टम के ऊपर, यूजेज के ऊपर, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रेडिशन के ऊपर, एंड आई अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो कि हमारे देश के अकाउंटेंट उसको यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, आई बेस्ड ऑन देम, ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है। दिस प्रिंसिपल आर नॉट फिक्स, ये प्रिंसिपल फिक्स नहीं होते हैं, ये नियम फिक्स नहीं होते हैं, इनको टाइम के हिसाब से हम लोग बताते हैं। जैसे भैया पहले आप लोग पैर छूते थे, फिर आप लोग नमस्ते करने लगे, फिर आप लोग हाई करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे, फिर हेड ड्यूट करने लगे। तो भैया यही एक तरीका है आपका चीज़ों को, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भी फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट फिक्स बट दे वेरी अकॉर्डिंग टू चेंज इन द टाइम, ये टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इफ़ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अकाउंटिंग की मदद से, टू वन मेथड इवॉल्व बाय वन इज हु सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द सेम मेथड इज अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड बाय अदर, इट बिकम प्रिंसिपल। अगर अकाउंटिंग की कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई किसी एक मेथड से एंड वही प्रॉब्लम किसी और ने भी सॉल्व कर दी, तो भैया वो क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या यहाँ बताया गया, वो नियम है जो कि कस्टम, यूजेज, ट्रेडिशन के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है ना, पूरा अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अकाउंटिंग पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड दे आर नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता है, ये टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके, तो भैया अपने को समझ में आया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो नियम कायदे कानून हैं जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग आधारित होती है। मतलब कि अकाउंटिंग में बताया गया कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, अकाउंटिंग के नियम बताए गए हैं। अगर नियम नहीं पता होंगे किसी गेम की तो आप गेम नहीं खेल पाओगे ना, वैसे अकाउंटिंग के नियम नहीं पता होंगे तो आप अकाउंटिंग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग के नियम कायदे कानून जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है, आधारित होती है, डिपेंडेंट होती है, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग
प्रिंसिपल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो भैया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ यूज। ये क्या है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ यूज, मतलब कि ये एक जैसे होते हैं, ये ज़्यादा अलग अलग नहीं होते दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना। ये कैसे होते हैं, ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ यूज, मतलब कि एक नियम दूसरे नियम के हिसाब से ही होता है, एक दूसरे को दिक्कत नहीं होती किसी नियम से, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, इसको किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है भैया, ये क्या है, मैन मेड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल नॉट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है कि ये भैया फिक्स नहीं होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चेंज कर देते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे अगर स्कूल में आप लोग हो, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक स्कूल में हो, स्कूल का नियम होता है कि भैया सुबह आपको 7 बजे स्कूल पहुंच जाना है, ठीक है। लेकिन नियम है ना, अकाउंटिंग स्कूल का नियम है कि 7 बजे स्कूल में आना है, लेकिन यही नियम जब ठंडी का मौसम आता है तो आपका 7 बजे से 10 बजे टाइमिंग हो जाती है। क्यों कि भैया सिचुएशन के हिसाब से नियम को भी बदलते हैं। तो अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल नियम क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको टाइम के हिसाब से चेंज कर देते हैं। स्टैटिक मतलब फिक्स नहीं होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड, ये क्या होता है, जनरली लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। इफ सेटिस्फाई दी फॉलोइंग, अगर भैया अकाउंटिंग का प्रिंसिपल इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देता है तो वह अकाउंटिंग का नियम बन जाता है। भैया ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्जेक्टिव, इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इज वेरीफिएबल। भैया कहने का मतलब है अकाउंटिंग के जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसके पीछे एक एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री वाउचर। मतलब मैंने बोला कि मैंने 1 लाख का सामान बेच दिया आज, तो आप कहोगे कैसे पता बेच दिया, मेरे पास बिल है, मेरे पास कैश है, मेरे पास सामान बेचा, मैंने बिल बनाया ना, तो मेरे पास बिल है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी, मेरे पास जो ट्रांजैक्शन मैंने किया है उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कागज का सबूत है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्जेक्टिव, इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इज वेरीफिएबल, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि भैया हाँ मैंने सामान बेचा है 1 लाख रुपए का। अगर मान रहे हो आप लोग कोई सामान खरीद के आते होंगे, पापा कहते होंगे कितने का सामान है, आप कहते होंगे इतने का है, पापा कहते होंगे कैसे पता, मुझे बिल दिखाओ। तो भैया आपका ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, तभी वो सही चीज होगी, तभी वो उसके ऊपर अकाउंटिंग का नियम बन पाएगा। ओके, रेलेवेंस मतलब काम का, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है काम की चीजें, काम की चीजें, इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो भैया केवल उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करना चाहिए जो काम की होती हैं, जो काम की रेलेवेंट नहीं होती है उनको यूज नहीं करना चाहिए। फिर फीजिबिलिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फीजिबल इफ दे कैन बी अप्लाइड। भैया अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, फीजिबल होने चाहिए, आसान होने चाहिए, उसको इस्तेमाल करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फीजिबल इफ दे कैन अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी, बिना ज़्यादा दिक्कत सहे, एंड कॉस्ट, आपका खर्चा भी ज़्यादा ना हो, कम खर्चे में। तो कहने का मतलब है कि अगर भैया ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना, तीनों, तो भैया क्या होगा, यहाँ पे चाहे वेरीफिएबल भी आप मान सकते हो, ठीक है, दोनों उसी का पार्ट है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन जाएगा। पहला कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। दूसरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काम की होनी चाहिए। तीसरा फिजिबिलिटी, जो भी अकाउंटिंग का प्रिंसिपल हो जब भी उसको इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड दोस्तों आपका खर्चा नहीं होना चाहिए, कम से कम खर्चा होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। एंड दोस्तों लास्ट में है सिंप्लिसिटी, अकाउंटिंग का नियम जो भी वो क्या हो, सिंपल हो, लोगों को समझ में आए कि हाँ भैया ये क्या बवाल है, कितना आसान नियम है, समझ में आपको आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये हम लोग के फीचर थे, ये हम लोग क्या थे, फीचर थे। अब दोस्तों भैया यहाँ पे आता है गैप, ये गैप क्या है, एग्जाम में बहुत बार गैप का फुल फॉर्म पूछ दिया, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है जी, ये तो आसानी से कर लोगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इसका फुल फॉर्म है, ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब ये गैप क्या होता है भैया, गैप मतलब दुइयां, भैया क्या आपके रिश्तों में दुइयां आई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। गैप का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब कोई जनरली एक्सेप्टेड, जब लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बन जाते हैं। भैया लोगों ने कैसे माना कि मंदिर मस्जिद होना चाहिए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया तो मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, भैया गुरुद्वारा बन गया, चर्च बन गया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, जनरली एक्सेप्ट किया तो वो नियम बन गया।
वो धर्म बन गया। वैसे ही अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की चीज़ों को लोगों ने एक्सेप्ट किया तो अकाउंटिंग का नियम बन गया। जब लोगों ने माना तो भैया अकाउंटिंग का नियम बन गया। ठीक है भैया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो गैप में भी एक्सप्रेस्ड, गैप का क्या मतलब है, दोज रूल, वो नियम, गाइडलाइंस, दिशा निर्देश एंड प्रिंसिपल विच आर, ठीक है ना, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, जो कि आपको होते हैं एक्सपीरियंस, मतलब कि देखो नियम, गाइडलाइन, प्रिंसिपल मतलब भी नियम ही होता है, विच आर डिराइव्ड, जो कि मिला है आपको एक्सपीरियंस से एंड प्रैक्टिस से, व्हेन दे आर यूजफुल टू अकाउंटिंग प्रोसेस, जब ये सब चीज़ें अकाउंटिंग करने में आपको मदद करती हैं, दे कैन एक्सेप्टेड, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बन जाता है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बन जाता है। तो क्या था इसका मतलब भैया, कहने का मतलब ये है नियम, गाइडलाइन, प्रिंसिपल, नियम हो गया, दिशा निर्देश हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो सब चीज़ जो कि आपको मिला है, कैसे मिला है, आपको एक्सपीरियंस हुआ है, काम किया, आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपने प्रैक्टिस की, चीज़ें की, आपको समझ में आई, एंड जब लोगों ने उसको अपने अकाउंटिंग में उसको इस्तेमाल किया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बन गया। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ऐसे नियम, कायदे, कानून हैं, दिशा निर्देश हैं, जो कि लोगों ने अकाउंटिंग में इस्तेमाल किए, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया, वही बन गया अकाउंटिंग का प्रिंसिपल। ठीक है, कितना मस्त मीनिंग है यहाँ पे, आपको याद भी हो गया होगा। ओके, अब भैया इफ एनी प्रिंसिपल पोजेस ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी भी प्रिंसिपल के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, सारी विशेषताएं होती हैं, एंड दे आर एक्सेप्टेड, वो क्या होते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, बाय ऑल, देन दे आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर सारी विशेषताएं, वो जो हमने पढ़े थे ना, मैन मेड, फ्लेक्सिबल, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वो क्या बन जाएंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बन जाएंगे, लोग उसको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। इन्हीं को बोलते हैं गैप, इन्हीं को क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि भैया इफ एनी प्रिंसिपल, कोई भी नियम, पोजेस, उसके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, देन दे आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसी को बोलते हैं गैप। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है मीनिंग। दीज प्रिंसिपल आर डेवलप्ड बाय, भैया इन प्रिंसिपल को कौन बनाता है, इन प्रिंसिपल को कौन बनाता है, ICAI, फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपके एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब दोस्तों AICPA अमेरिका में कौन बनाता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है ना, ये भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। एंड दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में भैया ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में देख लो, चाइना का भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो, वैसे भी इतना अच्छा नहीं होगा वहाँ का। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, इतनी कठिन नहीं होती हैं, हम लोग को इतना सोचना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये हो गया। अब दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं वो 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं, 2 कैटेगरी के अंदर। ठीक है ना, इसको याद रखना है। पहला क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एजम्पशंस, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स या फिर एजम्पशंस। तो कंसेप्ट्स कहो या फिर एजम्पशंस कहो, बात एक ही है। एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, भैया अब कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। अब देखो जो कंसेप्ट है ना वो यूज़ करना कंपल्सरी है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट या फिर एजम्पशंस क्या हो उसको मानना कंपल्सरी है, आपको मानना। अगर आप इंडिया में हो, बिजनेस करते हो, तो ये कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं इसके अंदर जिसको आपको यूज़ करना कंपल्सरी है। लेकिन कन्वेंशन जो है ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस्तेमाल करो, नहीं लगता तो मत करो। 3-4 चीज़ें बताई गई हैं, तो सब हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को देखते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। देयर आर सम एजम्पशंस ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड, भैया कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं। जैसे कि भैया जब भी आप इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पाते होगे तो आपको कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती होंगी ना, कि भैया केवल 100 टन होगा, केवल 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे। तो वैसे ही देयर आर सम एजम्पशंस ऑन विच अकाउंटिंग, जिसके ऊपर अकाउंटिंग क्या होती है, बेस्ड होती है। ठीक है, दीज एजम्पशंस आर मोस्ट नेचुरल, आर नॉट फोर्स्ड वन, ये नेचुरल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे भैया आप लोग बिजनेस करते होगे, तो बिजनेस आप लोग कर रहे थे, अब आपको प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, कैसे पता चलेगा। तो आपने देखा कि चलो 1 साल होता है, 1 साल के बाद हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये पूरा आपका क्या, ये आपने 1 साल को एज्यूम कर लिया अकाउंटिंग पीरियड, सबने मान लिया भैया,
तो यही तो हो गया भैया एजम्पशन। दीज आर जनरल मोशंस, यहाँ पे पाई बाय हो, दीज एजम्पशंस आर मोस्ट नेचुरल, ये नेचुरल होती हैं, ये जबरदस्ती नहीं बनाई जाती हैं, लोग इसको आसानी से मान जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, दीज आर जनरल मोशंस हैंस दे आर कॉल्ड कंसेप्ट, ये जनरल मोशंस मतलब जनरल चीजें होती हैं जो कि लोग इसको कंसेप्ट बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कंसेप्ट, जो कि सब मानते हैं भैया, सब मानते हैं। These concepts are known as, इन्हीं concepts को postulates भी बोलते हैं भैया, एग्जाम में पूछा गया है, अकाउंटिंग concepts are also known as accounting postulates, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। Because postulate two necessary assumptions, postulate का मतलब होता है two necessary assumptions, मतलब वो assumptions जो कि बहुत ज़्यादा necessary हैं, important हैं, ठीक है, ओके। A concept is a self-evident proposition, दोस्तों ये नेट जीआईएफ में एक बार पूछा गया है कि जो कंसेप्ट होता है वो सेल्फ एविडेंट प्रीपोजिशन होता है। इसका मतलब ये होता है एक कंसेप्ट, एक नियम अपने आप को बताता है कि भैया हम क्या हैं, एक नियम बताता है स्कूल में ये टाओगे तो मार पड़ेगी, स्कूल में ये टाओगे तो, भैया ये नियम बता रहा है कि ये टाओगे तो मार पड़ेगी, खुद ही सब कुछ बता देता है, ठीक है, इसीलिए इसको सेल्फ एविडेंट प्रीपोजिशन, ये टाओगे तो क्या होगा इसमें बता दिया गया, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इसीलिए इसको सेल्फ एविडेंट प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब कि इसको आप फॉर ग्रांटेड समथिंग टेकन फॉर, मतलब आपको ध्यान एकदम इसको मानना ही है, इसको छोड़ नहीं सकते, ये टाओगे पिटाई होगी, इसको यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड। आपको भैया ध्यान रखना है इस बातों को कि अकाउंटिंग करोगे तो एक साल का आपका बिजनेस होगा, फिर आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे, ठीक है। कंसेप्ट आर ऑल्सो नोन एज, कंसेप्ट को हम लोग ग्राउंड रूल बोलते हैं, ग्राउंड रूल दैट गवर्न अकाउंटिंग, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग गवर्न करती है। अकाउंटिंग को कौन कंट्रोल करता है, ये कंसेप्ट, ये नियम। तो कुछ कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है, हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो भैया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से दे आर 3 फंडामेंटल कंसेप्ट, 3 ठो फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं जिसको हम लोग एजम्पशंस भी बोलते हैं। एंड अगर पोस्टुलेट्स बोलेगा तो क्या होगा, नेसेसरी कंसेप्ट, जो कि बहुत जरूरी आपको मानना ही मानना है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कौन से फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, मतलब ये तो सबको पता है, ठीक है ना, खाना खाने बैठे हो तो हाथ धोना है, ये फंडामेंटल चीज़ है भैया। तो वैसे ही ये 3 नियम क्या है, फंडामेंटल है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि क्या क्या है, पहले आपके यहाँ पे देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्वायर कंसेप्ट, इन तीनों को फंडामेंटल कहा गया, क्या बोला गया है, ठीक है ना। दिस 3 प्रिंसिपल आर प्री एज्यूम्ड, ये मतलब आपको मानना ही मानना है, टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप लोग भैया खाते बना रहे हो, क्या बना रहे हो, बिजनेस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, तो आपको ये चीज़ें माननी ही माननी है, ये चीज़ क्या करनी है, माननी है। कौन सी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, अभी क्या होता है बताएंगे, ठंड रखो, आराम से बैठो, एकदम कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि तीनों सबके बारे में बताएंगे, जितने हैं सब बताएंगे आराम से। तो इन तीनों को गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्वायर, इन तीनों को बोला गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। एंड ये तीनों प्री एज्यूम किए गए हैं, मतलब ये अगर आप जब भी अकाउंटिंग करोगे, कोई भी क्या बनाओगे, अकाउंटिंग मतलब ट्रेडिंग बनाओगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे या फिर बैलेंस शीट बनाओगे, तो इन तीनों को आपको, ये तीनों नियम को आपको मानना ही मानना है, ठीक है। फिर कौन सा कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं, ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट, यहाँ पे आप स्पेलिंग ठीक करियो, एक स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू इकोनाइजेशन कंसेप्ट जिसको रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। फिर मैचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट जिसको वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस कंसेप्ट बोलते हैं, एंड अकाउंटिंग एक्विवेलेंस कंसेप्ट। तो भैया 12 कंसेप्ट्स हैं, 12 के 12 पढ़ने हैं, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सब पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे चीज़ें आपको आती जाएंगी। तो भैया ये आ गया पहला कंसेप्ट, ये आ गया आपके सामने पहला कंसेप्ट। तो ऐसा क्या है इसके अंदर जो एग्जाम में आता है, भैया एग्जाम में आता है, देखते हैं यहाँ पे, देखो। तो भैया एज पर दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस वी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, आपका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, दैट इज इनडेफिनेट पीरियड, कभी बंद नहीं होगा। मतलब ये कंसेप्ट ये कहता है भैया कि आपका जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, जो आप फ्यूचर में स्टार्ट करोगे, आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है कि भैया ये कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस वी एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इनडेफिनेट पीरियड, लंबे समय तक।
अगर यही पूछ दिया तो बता लोगे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहोगे, एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। अब बात समझो, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ ए बिजनेस ऑन द एजम्पशन दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेस। बात समझो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर इसको बताते हैं आगे। ये कंसेप्ट ये कहता है कि आपका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा लंबे समय तक, मतलब चलता रहेगा। एंड इसी ये हम लोग बिजनेस के अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये पता होता है कि बिजनेस मेरा चलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अपने बिजनेस में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया हुआ है प्रीपेड एडवांस प्रीपेड इंश्योरेंस। हमने एडवांस में प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों पे किया, क्यों हमने एडवांस लिखा हुआ आगे, क्योंकि हमको पता है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, हमको पता है ना कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा। हमने आउटस्टैंडिंग सही लिखी हुई है कि वो तनख्वाह जो कि हमको देनी थी हमने नहीं दी है, क्योंकि हमको पता है बिजनेस चलता रहेगा, बाद में दे देंगे भैया। तो भैया आउटस्टैंडिंग हो गया, एडवांस हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सब क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि पता है बिजनेस में ये सब चीज़ें क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि पता है, क्या पता है कि बिजनेस चलता रहेगा, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बोला ना कि दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं इस बात को एज्यूम करके कि बिजनेस क्या है, कंटिन्यूइंग है, चलता रहेगा। एग्जाम्पल मैंने दिया ना, आउटस्टैंडिंग वाला प्रीपेड वाला, ये खेना यहीं पे, ठीक है। दैट्स वाई, यही एक रीज़न है कि वी रिकॉर्ड, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को एट द ओरिजिनल वैल्यू, उसके ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। एंड कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज विदाउट रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी बंदे ने, जिसने भी लिखा, मतलब मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने भी बुक से ही देख के लिखा होगा भैया, हम भी इतने तेज नहीं है। कहने का मतलब है कि दैट्स वाई वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट एट द ओरिजिनल वैल्यू, कॉस्ट डेप्रिसिएशन इज चार्ज विदाउट रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू। देखो अब ये डेप्रिसिएशन होता है क्या, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी मेरे बिजनेस के अंदर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जैसे आपने मोटर व्हीकल खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने भैया ऑफिस खरीदा हुआ है, तो ये आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। अब मानो मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, आपके सामने एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है, एंड कंप्यूटर की जो वैल्यू होती है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1 लाख रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा, बहुत महंगा भैया, बहुत महंगाई आ गई है, ठीक है, कंप्यूटर खरीदा। अब क्या होगा, उसकी वैल्यू मानते हैं कि हर साल 20,000 पे घट जाइए, एक साल खत्म हुआ तो उसकी वैल्यू 20,000 घट गई। अब वो कंप्यूटर कितने का हो गया, 80,000 का हो गया। तो ऐसे ही 5 साल बाद कंप्यूटर की वैल्यू क्या बचेगी, कुछ नहीं, मतलब बेचोगे उसको कुछ नहीं मिलेगा, आपका पूरा डूब गया, पैसा गया, खत्म भैया। तो कहने का मतलब है, लेकिन बात समझो, लेकिन अब आपने कंप्यूटर खरीदा 1 लाख रुपए का, 5 साल बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप लोग अपने बिजनेस में क्या चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू घटती है, क्यों घटती है, उसको यूज़ करने के कारण, ऑब्सोलेट पुराना होने के कारण, ठीक है, टाइम बीतने के कारण, तो उसकी वैल्यू घटती है, तो ये आपका होता है नुकसान। आपका क्या होगा, नुकसान होगा। तो आप लोग अपने बिजनेस में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है उस एसेट्स की वैल्यू के घटने के कारण आपको जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ पैसा निकाल के रख लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अब आपकी वैल्यू हर साल 10%, मतलब कि 20,000 घट रही थी। आपने सोचा कि चलो हम इसके कॉस्ट प्राइस पे, एसेट्स का जो कॉस्ट प्राइस था 1 लाख रुपये, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो आपने सोचा चलो 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आपने पहले साल अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% से, ठीक है, आपका 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो आप उस साल क्या करोगे, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट में से 10,000 रुपये निकाल के अलग रख लोगे, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी हो गई एसेट्स की, 80,000, आपने 10,000 निकाल के रखिया। फिर भैया अगले साल फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000 का, तो 5 साल बाद आपके एसेट्स की वैल्यू हो गई 0, और आपने ऐसे ही 10,000 10,000 10,000 5 साल तक 50,000 निकाल के रखिया। हर साल आपने अपने प्रॉफिट को कम किया और 10,000 इकट्ठा होता गया, 50 आपके पास इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, कुछ पैसा और डाल के नया एसेट्स परचेज कर लोगे, ठीक है ना। कुछ आप चाहो तो 20% से भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते थे, कुछ उसमें कंडीशंस होती हैं, वो बात की बात है। मतलब कि आपने फ्यूचर में जो आपका नुकसान हुआ था, अपने नुकसान से भाई आपको पता है कि भैया मेरा बिजनेस है, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस में एसेट्स यूज होती रहेगी एंड इसकी वैल्यू घटती रहेगी, तो क्यों ना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है, जिससे कि जब इसकी वैल्यू घट जाएगी तो हमारे पास एक पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि हम नया एसेट्स को परचेज कर सकेंगे। तो यही तो बताया था जी, हमको समझ में नहीं आया था। दैट्स वाई, इसीलिए तो हम लोग फिक्स एसेट्स को उसके ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। यही तो एग्जाम में पूछता है कि भैया
किस अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग एसेट्स को उसके ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। उसकी मार्केट वैल्यू चाहे जो भी हो, हमको उससे मतलब नहीं। तो भैया अगर पूछेगा कि किस प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग बिजनेस में एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, तो बता दोगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। भैया ये है अपने कंसेप्ट, इनका नाम ये लोगे आप लोग, आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इट इज ऑल्सो बिकॉज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आउटसाइड पार्टी एंटर इनटू लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यही एक कारण है जो कि आउटसाइड पार्टीज होती हैं, बाहर की पार्टीज, जो भैया बाहर वाले लोग नहीं होते हैं, आपके बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, आपके बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटरप्राइज, क्योंकि उनको पता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। भैया कोई आप हो भैया घर बनाते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो कुछ लोग आए भैया मेरा घर बना दो, 5 साल में मेरा घर बना देना, आपने उनसे कांटेक्ट किया क्योंकि उनको पता है, आपको भी पता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, इसलिए तो आप क्या करते हो, लंबे लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो बिजनेस में दूसरे लोगों के साथ में, एंड गिव लोन देते हो, एंड परचेज दी डिबेंचर एंड शेयर डिबेंचर क्यों परचेज करते हैं, डिबेंचर परचेज करते हैं कि भैया हमको इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस लंबे समय तक चलता जाएगा ना, यही सोच के तो ये सब खरीदते हो बेचते हो, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लोन देना हो गया, शेयर डिबेंचर परचेज करना हो गया, क्यों, क्योंकि पता है बिजनेस कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मोटा मोटी बात करें तो ये कहता है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपका जो बिजनेस है लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी नियम के हिसाब से हम लोग किसी भी एसेट्स की ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। एंड इसी के कारण हम लोग लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, शेयर खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, लोन देते हैं। एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी याद करके जाना। प्रीपेड एक्सपेंसेस, भैया एडवांस में खर्चा काहे करते हैं, क्योंकि पता है बिजनेस चल जाए, भैया एडवांस में कर दिए, क्या दिक्कत है, कर दिए। विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू एज सोन एसेट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। ये क्या मतलब है, अगर मान लो मैंने कोई एडवांस में खर्चा कर दिया तो देखो उसका फ़ायदा अब हमको बाद में ही मिलेगा, अगर बाद में हम लोग को वो सर्विस नहीं चाहिए तो हमको उससे अब कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हमने एडवांस में खर्चा कर दिया, फ्यूचर में हमको उससे कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी। एंड इसको हम लोग एसेट्स दिखाते हैं, आपने जो भी खर्चा एडवांस में किया है वो आपका क्या है, एसेट्स है, क्योंकि वो खर्चा का बेनिफिट तो अभी मिलेगा नहीं, बाद में मिलेगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट तब भी हम लोग उसको एसेट्स दिखाते हैं बैलेंस शीट में, एंड बेनिफिट हमको इसका फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। ओके तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, कोई भी एडवांस में खर्चा क्यों करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जांपल मैंने दे दिया, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड SIE क्यों करते हैं भैया, इसी ये नियम कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा तो हम लोग कर देते हैं, भैया चल जाए तो बाद में देखेंगे, बाद में फायदा उठाएंगे एडवर्टीजमेंट का या फिर किसी भी खर्चे का। विदाउट दिस कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स, एंड ये CA का मतलब है करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैन नॉट बी मेड। अगर भैया ये नियम नहीं होता तो आपको मैं बता दूं कि जो हमको पता है करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स आज दो एसेट जो कि पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल के अंदर। तो भैया जो करंट एसेट आपके होते हैं वो पैसे में कन्वर्ट होते हैं 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर भैया 1 साल बिजनेस चलेगा, यही नियम है, यही प्रिंसिपल है, जो इसी के कारण हम लोग करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स की मीनिंग डेफिनेशन बनाई गई है, इसी प्रिंसिपल के हिसाब से बनाई गई है। ओके एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की लायबिलिटी भैया वो पैसा जो 1 साल के अंदर हमको पे करना है, 1 साल के बाद पे करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये कैसे बात होती है, यही नियम कहता है ना कि बिजनेस चलता रहेगा, इसीलिए तो मैंने आपको प्रॉपर बहुत ही डिटेल में बताया है भैया कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो भैया अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो भैया ये कंसेप्ट क्या कहता है, ऐसा क्या है इस कंसेप्ट के अंदर जो कि ये कहता है, ठीक है, ये छोटा बात दोस्तों हो जाता है, ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजी है भैया, इसमें हम लोग को ज़रा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है ना, दिक्कत होगा भैया, तो फिर आप लोग समझ सकते हो। ओके ठीक है, थोड़ा सा बात कहते हैं आप लोग को, अच्छा देखो ये सब हम आपके कहते हैं, ये हम तो छोटे में भी पढ़ाते बड़े में पढ़ाते, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है भैया। देखो ये भी ओपन हो गए। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये क्या कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट दोस्तों कहता है कि बिजनेस के अंदर जो देखो किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको आपके घर से अपने मार्केट में जाना है तो कार से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो भैया, ठीक है ना,
पैदल जा सकते हो, दोस्त से गिफ्ट मांग के जा सकते हो, तो बहुत तरीका है। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने तरीके हैं, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कितने तरीके हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, एक तरीका होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV मेथड, तो भैया एन्युटी मेथड, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। अब दिक्कत ये है कि किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, किस मेथड से आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो भैया जिससे भी आप लोग मान लो कि आपने एग्जांपल के तौर पे आपने चूज़ किया SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड आपने चूज़ किया। चलो भैया ठीक है, चूज़ कर लिया। तो भैया आपने जब ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक तरीका होता है, आपने ये मेथड इस्तेमाल किया, तो भैया पहले साल इसको इस्तेमाल करो, दूसरे साल भी इसको इस्तेमाल करो, तीसरे साल भी इसको इस्तेमाल करो। मतलब कि जो मेथड आपने चूज़ किया है कम से कम उसको कंसिस्टेंट रखो, चेंज मत करो। अगर आपने पहले साल SLM किया, दूसरे साल आपने सोचा चलो भैया मज़ा आएगा WDV कर लेते हैं, तीसरे तरह आपने एन्युटी मेथड इस्तेमाल कर लिया, चौथे टाइम कियो मेथड कर दिया, तो देखो दिक्कत क्या होगी। दिक्कत ये होगी कि आप लोग हर साल मेथड बदल रहे हो, तो आप लोग अपने बिजनेस को कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे, ना ही खुद से कंपेयर कर पाओगे अपने प्रॉफिट्स को प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से, ना ही दूसरे के बिजनेस से कंपेयर कर पाओगे। तो ये नियम बस इतना सा कहता है, बस छोटी सी बात कहता है आपसे, समझियो। कहता है भैया देखो जो भी प्रिंसिपल इस्तेमाल करो ना, वो अगले साल तुम 2 3 4 साल तक चेंज मत करो, उसको कंसिस्टेंट रखो, ठीक है ना। चेंज करना ये भी नहीं कहता कि मत करो भैया, अगर जरूरी है तो चेंज करो, लेकिन ये बताओ कि आपको वो जरूरी क्यों है एंड उससे आपको क्या फायदा होगा, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नियम कहता है भैया जो भी अकाउंटिंग के अंदर आप लोग नियम इस्तेमाल करते हैं, उस नियम को कम से कम कुछ साल तक कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि चेंज करना चाहिए तो कीजिए, लेकिन बाय बाय मत कीजिए, कुछ टाइम तो कंटिन्यू रखिए। एंड चेंज करना तो बताइए कि क्या उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, वो आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा, तभी आप लोग उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं ना चीज़ें, मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, 2 मिनट लगेगा आपको रटवाने के अंदर, ठीक है ना, लेकिन चीज़ें समझो। तो एज पर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स शुड बी, ये मीन अकाउंटिंग के जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, जो भी आपके मेथड्स हैं, शुड बी ये मीन कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट हैं फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, एक साल से दूसरा तक क्या है चेंज ना हो, वो कंसिस्टेंट है, जो थे जैसे थे वैसे ही हैं, ठीक है। एंड दिस शुड नॉट बी चेंज, इसको चेंज ना किया जाए फ्रॉम ईयर टू ईयर, भैया हर साल चेंज मत करो, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनेबल, अगर आप लोग चाहते हो मैनेजमेंट टू कंपेयर दी, आपका मैनेजमेंट बिजनेस का वो कंपेयर कर सके आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को, आपके बिजनेस के बैलेंस शीट को डिफरेंट अलग अलग पीरियड के, एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एंड उनसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निष्कर्ष पे पहुंच सके। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस का जो मैनेजमेंट है या फिर आप खुद कि आप अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से एक अच्छे निर्णय में पहुंच सको, तो भैया जो भी मेथड इस्तेमाल करते हो उसको चेंज मत करो, ठीक है ना। कम से कम ईयर टू ईयर कंसिस्टेंट रखो, चेंज करोगे तो मेथड के असर के कारण आपकी चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी, एंड सही प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं पता चलेगा और सही कंक्लूजन भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि अ फर्म फॉलो, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी डेप्रिसिएशन का ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी आपका डेप्रिसिएशन का भी दिया हुआ है। अ फर्म चूजेस सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एक फर्म जो है बहुत सारी मेथड इस्तेमाल करती है डेप्रिसिएशन की, जैसे कि SLM हो गया, WDV हो गया, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट वन चूजन विल बी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी चूज करो वो कंसिस्टेंट रहे ईयर टू ईयर, ठीक है ना। एज सच इफ अकाउंटेंट फी, अगर अकाउंटेंट को लगता है कि चेंज इन ए पर्टिकुलर मेथड विल लीड टू बेटर डिस्क्लोजर, उसको लगता है कि इस मेथड को चेंज करने से फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा, ठीक है ना, तो डिस्क्लोजर देन चेंज मेथड शुड बी, वो उसको अडॉप्ट करिए, उसको यूज करिए, ठीक है भैया, आपको लगता है तो कर लो। बट हाउएवर क्या नेचर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज, क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, उसका क्या इफेक्ट हुआ है मेथड, एंड जस्टिफिकेशन, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि बताइए भैया क्यों चेंज किया है आपने, ठीक है ना। फॉर द मस्ट बी स्टेटेड बाय द वे ऑफ फुट नोट, एंड आपको बैलेंस शीट के फुट नोट में बताना पड़ेगा इनेबल, जिससे कि जो उसको यूज करते हैं, जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर सबको पता चल सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, टू बी अवेयर ऑफ द चेंज, लोगों को उस चेंज के बारे में पता चल सके, ठीक है ना। ओके,
तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया जो भी आप नियम कायदे कानून इस्तेमाल करो वो ईयर टू ईयर चेंज मत करो, कंसिस्टेंट रखो। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का एग्जांपल उठाया है कि मेथड को चेंज मत करो, ठीक है ना। यहाँ पे अलग तरीका है, वहाँ पे अलग तरीका है। डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दोनों में ही आया बट तरीका अलग है। वहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला गया था, यहाँ पे मेथड को चेंज मत करने को बोला गया था, ठीक है। चलो आपको ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं एक्वायर कंसेप्ट पे। देखो अगर हम बात करें तो आपको बस इतनी सी बात जाननी है कि ये कंसेप्ट ये कहता है चाहे बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, दोनों को रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैश में हो तो ही रिकॉर्ड करो, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो दोनों को रिकॉर्ड करो, उसको छोड़ो मत, ठीक है। एज पर दिस कंसेप्ट अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। देखो यहाँ पे को आपको बेसिकली एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टॉपिक से, वो आपको मैं बता दूं कि कैश और क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। यही आपको याद करना है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो बोथ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ये याद करियो कि एक्वायर कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है ना। इट हेल्प टू फाइंड द अर्निंग कैपेसिटी। इससे आप अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, जो बात की बात है, ठीक है भैया। मेन तो यही था ना कि कैश का ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हो, किस नियम के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, एक्वायर कंसेप्ट के हिसाब से। इट हेल्प, ये आपको मदद करता है कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सको, अर्निंग कैपेसिटी पता कर सको, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको ऊपर जो आपको लिखा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ऊपर का कोई काम का नहीं है। एज पर दिस कंसेप्ट अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ टाइम व्हेन इट इज इंटर्ड। जब भी वो ट्रांजेक्शन होता है तभी उसको रिकॉर्ड कर लो, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। जब उसका सेटलमेंट होता है तब मत करो। हमने एक का सामान उधार में बेचा, ठीक है, पैसा हमको 1 महीने बाद मिलेगा, तो 1 महीने बाद रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तुरंत रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। 10 रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। जो आपने पैसा कमाया है वो आपने रिकॉग्नाइज किया व्हेन इट इज रियलाइज्ड। जब आपको वो पैसा व्हेन इट इज रियलाइज्ड, तो आपको जब आपने ट्रांजेक्शन किया, व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विस आर एंडर्ड इट इज इमटेरियल। मतलब ये काम की बात नहीं है, आपने सामान बेचा, आपको पैसा कम मिला, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। आपको बस इससे मतलब है कि भैया ट्रांजेक्शन कब हुआ, ट्रांजेक्शन कब हुआ, पैसा कब मिला, पैसा कब दिया, सामान कब गया, इमटेरियल चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, ट्रांजेक्शन क्या है, कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, उस दोनों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना, तुरंत। सिमिलरली एक्सपेंसेस, ये भी वही बात बताया है, तो इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। इतना मैंने आपको बता दिया कि कैश में ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट में हो दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है भैया। अब आते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं भैया आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, इसको देख लो, ठीक है ना, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। सेपरेट एंटिटी, आपने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट नाम से भी जानते हैं। तो भैया कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो। तो भैया ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट भी बहुत सिंपल सा है। ये कहता है देखो भैया, जो बिजनेस मैन है और जो बिजनेस है दो अलग अलग लोग हैं। अच्छा, मतलब मुकेश अंबानी भैया अलग है, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस वो अलग है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गए, इतना आसान था। तो भैया एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस इज कंसीडर्ड अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। उसका ओनर एक अलग बंदा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके घर के अंदर अदानी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी आती है, एग्जाम्पल के तौर पर अदानी कंपनी की आती है, तो भैया आप मान लो लाइट चली गई, तो आप सीधे अदानी को फ़ोन नहीं करोगे भैया लाइट चली गई है, नहीं तो केस ठोक देंगे। भैया आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो एक अलग बंदा है, वो भी अपने घर में सोया है। आप लोग उसके कंपनी को फ़ोन करोगे, उसकी कंपनी एक अलग है, वो एक अलग है। भैया उसकी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक नेचुरल पर्सन है। बोथ आर डिफरेंट पर्सन, वो दोनों क्या है, अलग हैं। तो ये नियम बस ये कहता है कि भैया बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, दो अलग अलग लोग हैं जिनकी अपनी खुद की पहचान होती है। ओके, द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, दोस्तों ध्यान रखना, प्रोप्राइटर मतलब होता है बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होता है ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। जो भैया प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का, वो अपने ही बिजनेस का क्या होता है, क्रेडिटर होता है ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। मान लो कि भैया
मानो कि आप लोगों ने बिजनेस किया, आपने अपने ही बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिया, तो आपका बिजनेस ये सोचेगा कि भैया ये क्या है, आपका बिजनेस आपको एज अ क्रेडिटर दिखेगा। भैया आप हो, आप कहेगा आप क्रेडिटर हो उसके। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसको लगता है, आपके बिजनेस को लगता है, देखो आपके बिजनेस की बात हम आपको बताए हैं, आपके बिजनेस को लगता है ना कि आपने उसको उधार दिया है, ठीक है, आपने उसको क्या दिया है, उधार दिया है, इसीलिए आप उसके क्या हो, क्रेडिटर हो। क्रेडिटर मतलब भैया जिसने उधार दिया होता है, ठीक है ना, तो आप उसके ये एक लायबिलिटी, बस ये कहने की बात है। अगर एग्जाम में पूछेगा एक बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस का प्रोप्राइटर मतलब ओनर मतलब बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस का क्रेडिटर क्यों होता है, तो इसी प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि ये नियम कहता है कि भैया बिजनेसमैन तो एक अलग पर्सन है और बिजनेस तो एक अलग पर्सन है, ठीक है। तो पूछ देगा कि एक बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस का क्रेडिटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके बिजनेस को लगता है कि बिजनेसमैन ने उसको उधार दिया है, क्योंकि ये नियम कहता है कि दोनों अलग अलग पर्सन है। जब दो अलग पर्सन है तो आपने अपने बिजनेस से पैसा लगाया तो आप अपने बिजनेस के क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, ठीक है ना, याद रखना एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बिजनेस यूनिट हैव देयर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस के अपने खुद के खाते होंगे, बिजनेस के अपने खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी। एंड वी रिकॉर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाएगा, नॉट द प्रोप्राइटर। भैया बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाएंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, समझे। द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर इज लायबिलिटी, जो भी कैपिटल मतलब पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, वो एज ए लायबिलिटी मानी जाएगी ऑफ द फर्म, क्योंकि बिकॉज इट इज एज्यूम टू बी बोरोड, कि ये एज्यूम किया जाएगा कि वो पैसा आपने क्या किया है, बोरो किया है, क्या किया है, सॉरी आपके बिजनेस ने बोरो किया गया है, ठीक है ना। ओके, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो भैया द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड लायबिलिटी, वो क्या माना जाएगा, लायबिलिटी माना जाएगा, बिकॉज इट इज एज्यूम टू बी बोरोड, कि वो उधार में लिया गया है, ठीक है भैया, आपने उधार दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, अब भैया आपने अपने बिजनेस को कैपिटल दिया है, आपका बिजनेस आपको आपके क्या बोलते हैं कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा, तो वो उसकी क्या है, खर्चा है, क्या है, एक खर्चा है, ठीक है। बिजनेस की क्या है, जब भी आप बिजनेस करोगे ना तो अपने साइड से मत सोचो, बिजनेस के साइड से सोचो, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कंसेप्ट द नेट प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी नोन, अगर भैया आपने इस कंसेप्ट को अब नहीं यूज़ किया तो अपने बिजनेस का ना ही आप कभी भी नेट प्रॉफिट पता कर पाओगे, ना ही फाइनेंशियल पोजीशन पता कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, दिस कंसेप्ट अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, भैया चाहे वो कोई भी बिजनेस हो सबके ऊपर ये अप्लीकेबल होता है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोई भी बिजनेस हो। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर क्वेश्चन पूछता है अकाउंटिंग के पॉइंट, अगर क्वेश्चन अकाउंट्स में आता है कि भैया किस बिजनेस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, तो सबके ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो सोल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई भी हो। अगर ये क्वेश्चन आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पूछेगा तो भैया सोल प्रोप्राइटर के ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आपका सोल प्रोप्राइटर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, नोट कर लो कहीं पे। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कोई भी बिजनेस हो, सोल हो, HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोऑपरेटिव हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सबके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना। एंड दोस्तों हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल में और पार्टनरशिप में अप्लाई ये नियम नहीं होता है, ठीक है। ओके तो भैया इफेक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का इफेक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कैन बी इजी फाइंड आउट, हमको आसानी से अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि भैया फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ठीक है। एंड अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को भी हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया भैया खत्म, कितना आसान था। अब हम लोग आते हैं अपने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के ऊपर कि भैया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, इसको भी हम लोग आसानी से देखते हैं, ठीक है। दोस्तों ये कंसेप्ट बस इतना कहता है कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जो मनी के टाइम में होते हैं, जो मनी के टाइम में नहीं होते हैं उनको रिकॉर्ड मत करना, ठीक है। बस सिंपल सा बात है। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड जो कि मनी के टाइम में होते हैं, ट्रांजेक्शन हो चाहे इवेंट हो, ठीक है। इवेंट मतलब ट्रांजेक्शन का असर, हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और 1,50,000 का बेच दिया तो 50,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। 1,50,000 सामान खरीदा, 1,50,000 का बेचा, ये ट्रांजेक्शन हो गया, और 50,000 का प्रॉफिट जो हुआ वो हो गया इवेंट, ठीक है। तो भैया एज पर दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के हिसाब से ध्यान देना, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर इन मनी, भैया ट्रांजेक्शन हो चाहे इवेंट हो दैट कैन बी मेजर्ड इन टाइम ऑफ मनी,
ठीक है ना। आई रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो मनी के टाइम में नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दिखाते हैं अभी। और दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड, एंड उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो भैया एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख लो कि देखो यहाँ पे एक वर्ड एग्जाम में जो आता बता दें, ठीक है, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि हाँ देखो, ये देखो क्वायर बिटवीन, इसका मतलब होता है झगड़ा। अगर दो मैनेजर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो इसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्वायर मतलब झगड़ा हो गया दो मैनेजर के बीच में तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, किस मैनेजर को कैसे अपॉइंटमेंट हुई है। हार्मोनियस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, कि भैया दो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिल के काम करते हैं तो मिल के काम करते करो ना, किसने मना किया है, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड काहे करेंगे भैया, समझने की बात नहीं आती है। कैसे मैनेजर को अपॉइंट किया गया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हार्मोनियस अच्छा रिश्ता, हम क्या कहें जी, हाँ नहीं रिकॉर्ड करना अपने को। टीम ऑफ डेडिकेटेड एम्प्लॉय, भैया टीम ऑफ डेडिकेटेड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की टीम बहुत डेडिकेटेड है, ठीक है, मन से काम करो, तनख्वाह टाइम पे मिलेगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन क्वायर बिटवीन मैनेजर्स, भैया दो मैनेजर्स या फिर उनसे अधिक मैनेजर्स के बीच में झगड़ा हो गया, उसको काहे रिकॉर्ड करेंगे। मैनेजर्स एबिलिटी, उनको भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्वालिटी हो या फिर वर्कर की एफिशिएंसी हो, इन सबको काहे रिकॉर्ड करेंगे, कोई फायदा नहीं रिकॉर्ड करने का। ठीक है, क्योंकि ये सब मनी के टाइम में नहीं है। ठीक है, ओके, आपका ये भी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है भैया, अकाउंटिंग का पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है। अकाउंटिंग का पीरियड कंसेप्ट दोस्तों ये कहता है कि भैया देखो हम लोग बिजनेस करते हैं, आप लोग कोई भी पूरे इंडिया में पूरी दुनिया में बिजनेस हो रहा है, तो भैया आपको ये जानना होगा ना कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर आप ये जानोगे नहीं कि आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो आप बिजनेस कैसे करोगे। ऐसे तो बिजनेस करते रहो करते रहो करते रहो, प्रॉफिट कब होगा भैया। तो एक अकाउंटिंग का पीरियड होना चाहिए जो कि एक साल का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। अगर 1 अप्रैल इस साल का है तो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का होगा। ठीक है, तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, पूरा बिजनेस करते हैं पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, और उसके बाद अपने अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं, पता करते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ओके, तो एवरी बिजनेस वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, हर बिजनेसमैन वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ अपने इन्वेस्टमेंट का नतीजा जानना चाहता है। एंड एफर्ट, जो उसने भैया इतनी मेहनत की है, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद में। तो यूजुअली 1 ईयर, 1 साल, ये गाइडेड एज द आइडियल फॉर दिस पर्पज, उसको 1 साल को अच्छा माना गया, एंड फॉर दिस पर्पज इसको बना दिया गया पीरियड, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, ध्यान समझना। ये वर्ड एग्जाम में ये वर्ड आ गया था। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल ईयर। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बिजनेस है जिसकी लाइफ 50 साल है, एग्जाम्पल भैया अनलिमिटेड होती है, मानते हैं अनलिमिटेड होती है, तो उसकी जो लाइफ है वो डिवाइडेड है, इकोनॉमिक में डिवाइडेड है ना, एक साल के अंदर, तो 50 ईयर्स हो गए, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड कर देते हैं, जो कि एक साल का होता है। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो कि पीरियड ऑफ 12 मंथ होता है, 12 महीने का होता है, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 2013 जो कि कहता है इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स रिक्वायर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एनुअली, कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको आपको एनुअली बनाना है, एक साल पे बनाना है, ठीक है ना। ओके, तो भैया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया आपका जो बिजनेस का इकोनॉमिक लाइफ है उसको डिवाइड किया गया फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना। एंड अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसका आइडियल पीरियड क्या है, 1 साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इंडिया में पहले 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता था, बट अब इंडिया में वो एप्लीकेबल नहीं होता, इंडिया में लोग पूरे इंटरनेशनल ये अपनाने लगे हैं, ठीक है। तो भैया इसका फायदा क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 1 ईयर कंपेयर विद अनदर, आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को 1 साल से दूसरे साल में कंपैरिजन कर पाओगे। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दी 1 ईयर कंपेयर विद अनदर, आप अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को भी कंपेयर कर पाओगे, फाइनेंशियल पोजीशन को, अर्निंग कैपेसिटी को। प्रोप्राइटर एंड आउटसाइडर कैन बी डेराइव वेरियस कंक्लूजन, वो लोग बहुत सारे कंक्लूजन, क्योंकि आप हर साल बार अपने बनाओगे खाते, उनको जो भी काम की चीज़ें होंगी वो इस्तेमाल करेंगे, भैया हाँ इनका इतना प्रॉफिट इतना लॉस, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके तो दोस्तों ये हो गया आपका। अब आते हैं अपने 7वें कंसेप्ट के ऊपर, अपना 7वां कंसेप्ट। दोस्तों अपना 7वां कंसेप्ट क्या कहता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि
ये कंसेप्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंसेप्ट सही से नहीं आएंगे एग्जाम में अच्छे से कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो भैया कॉस्ट कंसेप्ट, जिसका दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, भैया तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि कॉस्ट कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। दोस्तों ये कंसेप्ट क्या कहता है आपका, ये कंसेप्ट आपका क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स है उसको हमेशा उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। एसेट्स में फिक्स एसेट्स, भैया ये कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स परचेज करो, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट वो होती है जो कि बिजनेस में हम लोग इस्तेमाल करने के खरीदते हैं, बेचने के नहीं खरीदते हैं, एंड वो बिजनेस में हमारे लंबे समय तक रहती है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो जिस एसेट्स को पैसे में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा, पर ये कहने का कोई फायदा ही नहीं है भैया। वो एसेट जो कि बिजनेस में इस्तेमाल करने के खरीदते हैं, मैंने अपने बिजनेस में ये डिजिटल बोर्ड परचेज किया, कंप्यूटर रखा है, तो भैया ये सब क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसको इस्तेमाल करने के खरीदा गया है। तो ये कंसेप्ट कहता है भैया कि जब भी किसी फिक्स एसेट को परचेज करो तो उसको हमेशा उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो जिस दाम पे उसको खरीदा गया है, ठीक है। आप देखते होगे बिजनेस में जब भी आप बैलेंस शीट को देखते होगे तो बैलेंस शीट हमेशा भैया होता क्या है, उसमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखी होती है और डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा होता है, क्यों, इसी नियम के हिसाब से। तो भैया एज पर दिस कंसेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। जिसने भी आपने परचेज किया, आपको इंस्टॉलेशन में खर्चा हो गया, सब खर्चे को ऐड करने के बाद जितना भी टोटल खर्चा आया उसको ऐड करने के बाद आप उसमें रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। तो ये मतलब कि जब भी कोई एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे फिक्स एसेट्स को, तो टोटल जितना खर्चा होगा उसको जो जाएगा रिकॉर्ड करोगे। सपोज मैंने भैया एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर को लाने पे मेरे को 1000 रुपये का खर्चा हो गया भैया, भाई से आया एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या हो गया, तो उस कॉस्ट को टोटल कंप्यूटर 1 लाख का और 1000 रुपये जाने का, तो 1 लाख 1000 रुपये हम उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। दिस कॉस्ट बिकम, एंड जब भी हमको कोई अकाउंटिंग करनी होगी, हमको अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा या हमको कुछ भी घटाना बढ़ाना होगा, हमको किसी को बेचना होगा, हमसे कहेगा भैया मेरा कंप्यूटर 2 साल बाद भैया कंप्यूटर बेचना अपना, कहेगा कि आप, तो हम कहेंगे 1 लाख का, मैं 1 लाख 1000 का मैंने खरीदा था। तो हमेशा हम जब भी कोई अकाउंटिंग करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे। उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है हमको उससे मतलब नहीं है, हम हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो द कॉस्ट बिकम, वो जो कॉस्ट आपकी होगी जिस दाम पे आपने उसको खरीदा है, बेसिस ऑफ ऑल दी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे एसेट्स के ऊपर हमेशा उसी कॉस्ट के ऊपर करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड, पास्ट मतलब जो कि आपने पहले खरीदी थी उस दाम की बात हो रही है, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। एसेट्स इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, एसेट को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, ठीक है ना। बाई इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस, एंड वो सिस्टमैटिकली धीमे धीमे रिड्यूस होती रहती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में भी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, मार्केट वैल्यू एसेट्स की चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से, बट एसेट्स हम लोग हमेशा बैलेंस शीट में दिखाते हैं किस वैल्यू पे, कॉस्ट यस डेप्रिसिएशन, उसकी जो कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। तो भैया अकाउंट कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है जब भी कोई एसेट को परचेज करो तो उसको उसका हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाओ, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग करनी है उसी प्राइस पे करो। इफेक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, ड्यू टू दिस कंसेप्ट मार्केट प्राइस इज इग्नोर्ड, मार्केट प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, जो भी है मतलब क्या आपने जाने दो। एंड बैलेंस शीट इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ देगा कि बैलेंस शीट पोजीशन कॉस्ट पे दिखाता है किस प्रिंसिपल के हिसाब से, तो भैया अकाउंटिंग इस प्रिंसिपल के हिसाब से, यहाँ पे नाम को याद कर लो, कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आप आते हैं, दिस कंसेप्ट इज मेनी फॉर, ये कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है, करंट एसेट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इट, करंट एसेट्स का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब आते हैं ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये क्या कहता है, ड्यू एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, तो इसको भी देख लेते हैं भैया, ठीक है। तो भैया एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं, मतलब मान लो कि मैंने ये पेन खरीदी, तो ये पेन होता क्या है, मैंने खरीदी तो मैंने इसके 1000 रुपये दिया, तो भैया अब मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा, मैंने 1000 रुपये दिया और पेन खरीदी, किसी भी ट्रांजेक्शन्स के 2 साइड्स होते हैं और दोनों साइड्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर मैंने रिकॉर्ड किया पेन खरीदी तो भैया मैंने 1000 रुपये गया वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमको समझ में नहीं आएगा। छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है तो ठीक है, बट जब बिजनेस बहुत बड़ा होगा, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो ड्यू कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके 2 साइड्स होते हैं और दोनों साइड्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, किसी एक साइड को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, दोनों साइड्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। एक और बात कहता है वो भी यहाँ पे देख लो, एज पर दिस कंसेप्ट
एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड हैविंग अ ड्यू एस्पेक्ट। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो साइड्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताए हैं, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि हर ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, पूछेगा। और ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो 2 अकाउंट एग्जाम में आया हुआ है कि हर ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को तो अफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। 1 अकाउंट डेबिट होगा, अदर अकाउंट क्या होगा, मस्ट बी क्रेडिटेड। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो सिस्टम है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम के नाम से, डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, इसी प्रिंसिपल के हिसाब से 2 साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के जो 2 साइड्स होते हैं ना, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है एसेट्स, ठीक है ना। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, इसी कारण से ये इक्वल होते हैं, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये तो घुमा दिया फॉर्मूला को, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट हेल्प इन डिटेक्टिंग द एरर्स ऑफ एम्प्लॉय एंड हैविंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर देम। भैया एम्प्लॉयज ने कौन सी गलतियां करी थी उनको पता कर सको एंड उनके ऊपर कंट्रोल कर सको। तो भैया ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट इतना कहता है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके 2 साइड्स होते हैं, उन दोनों साइड्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। एक ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, ठीक है, ओके। एंड यही एक कारण है जिसके कारण बैलेंस शीट के दोनों साइड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, जिसका दूसरा नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। एग्जाम में आया हुआ बहुत बार, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसका क्या मतलब होता है, एज पर दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स और द प्रोवाइडिंग सर्विस। रेवेन्यू मतलब होता है सामान को बेच जो पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू। हमने भैया मान लो 1 साल के अंदर 1 करोड़ का सामान बेच दिया, तो 1 करोड़ में क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट की बात नहीं कर जाए, 1 करोड़ का सामान बेचा है, इसमें से हम लोग खर्चे को माइनस करेंगे तब प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिटरमाइन, ये हमको ये बताता है टाइम और पर्टिकुलर पीरियड, ये हमको टाइम बताता है या फिर वो पीरियड बताता है इन विच रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, कि हमको रेवेन्यू कब हुआ, हमको रेवेन्यू कब होगा। अब आप खुद सोचो, मैंने आज मुझे ऑर्डर आया सामान बेचने का, सामान खरीदने का ऑर्डर आया कि भैया इतना सामान हमको चाहिए, ठीक है। आज 1 तारीख है, आज मानो 1 जनवरी है, ठीक है। ऑर्डर आया, मैंने ऑर्डर जब 1 जनवरी को आया, मैंने 5 जनवरी को ऑर्डर लगा दिया, दे दिया, ठीक है। पैसा उन्होंने बोला कि भैया 5 जनवरी को मैंने ऑर्डर लगा दिया, फिर मैंने 5 जनवरी को सामान भी भेज दिया और 10 जनवरी को पैसा आया मेरे पास, 10 जनवरी को पैसा आया। तो भैया किस दिन हम मानेंगे कि हमारा सेल हो गया है, 1 जनवरी को, 5 जनवरी को, 10 जनवरी को, यही कंसेप्ट बताएगा आपको। तो देखो, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। जब वो सामान मैंने दिया ना, मतलब 5 जनवरी को जब सामान का टाइटल ट्रांसफर होता है ना, उसी दिन को मानते हैं कि उस दिन आपने रेवेन्यू कमाया। जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन नहीं मानोगे, जिस दिन आपने सामान को ट्रांसफर किया, पैसा भले 10 को मिला, उससे मतलब नहीं है। सामान का ओनरशिप का टाइटल जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, आपने पैसा कमाया, ये माना जाएगा। सरकार यही मानेगी भैया, आप कुछ भी मानो, पैसा वो ना दे भाग जाएगी, सरकार यही मानेगी, ठीक है। तो रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन टाइटल ऑफ ownership of the goods transferred from seller to the buyer and when he गई become liable, and वो कानूनी तौर पे liable हो चुका है पेमेंट करने के लिए, to pay amount. It is not related to receipt of cash. कैश कब मिलेगा उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हो, ठीक है। इफ अ फर्म गेट्स, एक फर्म को ऑर्डर मिला 1 जनवरी को एंड सप्लाई गुड्स ऑन 20 जनवरी, 1 जनवरी को ऑर्डर मिला, ऑर्डर कब मिला, 1 जनवरी को मिला, एंड गुड्स कब सप्लाई किया गया, 20 जनवरी को किया गया, एंड रिसीव कैश, कैश कब आया उसके पास, 1 अप्रैल को आया, ठीक है भैया। तो किस दिन मानेंगे, 1 अप्रैल, 20 जनवरी की 1 जनवरी, द रेवेन्यू अर्न्ड ऑन 20 जनवरी, क्योंकि 20 जनवरी को आपने गुड्स की ओनरशिप क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है, उसी दिन इसीलिए इस दिन माना जाएगा। तो रेवेन्यू आपने कब कमाया, 20 जनवरी को। ये कंसेप्ट बस यही बताता है, ठीक है। तो भैया रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम, रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एटसेट्रा इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस। ये भी याद करियो कि भैया अगर कोई रेवेन्यू इन केस अगर इनकम की बात हुई है, रेंट की बात हुई है, इंटरेस्ट, कमीशन, तो यहाँ पे टाइम बेसिस के हिसाब से होता है। कब मिला, कब सामान ट्रांसफर हुआ उससे मतलब नहीं है, टाइम के हिसाब से होता है। एग्जाम में पूछ सकता है आपके। एक्सेप्शन, तो भैया एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि ये 3 चीज़ें जो हैं इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता।
कि आपने सामान जब ट्रांसफर कर दिया तभी आप मानोगे कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है। 3 चीज़ों में लागू नहीं होता। पहला क्या है, सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस, द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। ये आई भैया, जब भी आप कोई सामान को इंस्टॉलमेंट में बेचते हो तो जब जब इंस्टॉलमेंट आएगी तब तब रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करोगे, आपको मिल रहा है, ये मानोगे। दूसरा, इन केस ऑफ लॉन्ग टाइम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, भैया तो जब आप लंबे लंबे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते हो ना तो भैया बात समझो, रेवेन्यू इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर। मानो कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का आपने 20% काम साल के अंत में कंप्लीट कर दिया तो वो 20% पैसा आपको मिल जाएगा, तो ये माना जाएगा कि 20% आपने रेवेन्यू कमाई है, जितना काम आप साल के अंत तक कंप्लीट कर देते हो। इन केस ऑफ माइनिंग रेवेन्यू, माइनिंग में होता है व्हेन प्रोडक्शन इज मेड नॉट सेल, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, सामान कितना बिका उससे मतलब भी नहीं है, कितना आपने प्रोडक्शन किया। इन तीनों के ऊपर सामान बेचने से मतलब नहीं होता, ठीक है, ये आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो भैया अब आता है मैचिंग कंसेप्ट। क्या आता है, मैचिंग कंसेप्ट। तो भैया मैचिंग कंसेप्ट को भी हम लोग देख लेते हैं, ये क्या कहता है, मैचिंग में कौन सी मैच मेकिंग होती है भैया। तो भैया यहाँ पे देखो, तो दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर आप चाहते हो कि आपका नेट प्रॉफिट सही से पता चाहिए तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर दिस कंसेप्ट एक्सपेंसिव, अब देखो ये क्या है आपको पहले हम समझा देते हैं, इसमें लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। देखो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि हम मानो करंट ईयर के खर्चों को करंट ईयर के इनकम से मैच करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। इस साल में जितनी इनकम हुई, इस साल में जितना खर्चा हुआ, करंट ईयर का करंट ईयर से करना चाहिए। ये नहीं कि उसको 10 हज़ार भेज दो आगे। मानो मुझे आज इस साल किसी बिजनेसमैन को करंट ईयर में 10 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है, और उसकी इनकम हुई है 2 लाख रुपये, तो भैया वो दिखाएगा उस साल कितना, 8 लाख का लॉस दिखाएगा ना, 8 लाख का लॉस दिखाएगा। उसने ऐसा नहीं किया, उसने पूरे 10 लाख के लॉस को आगे साल ट्रांसफर कर दिया और नेक्स्ट ईयर 10 लाख का लॉस दिखा दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से ही मैच करना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एज पर दिस कंसेप्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसी पीरियड से करना चाहिए, नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट रेलेवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड रिसीव्ड, देयरफॉर एज पर दिस कंसेप्ट एंड एडजस्टमेंट आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसा ना हो कि आपको पैसा अभी मिल जाओ, आप सारे उसके एडजस्टमेंट बाद में करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक आई रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। भैया जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक इसी कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। Every businessman eager to make maximum period, namely 1 year, and compare it with that another year, and thus he can make an idea about the progress of downfall of the business। तो भैया अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस को कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अगले साल में भी पीछे तक का कुछ अमाउंट रहेगा, ठीक है। इसे ये आउटस्टैंडिंग का एक राय देते हैं, जिससे कि आप जब भी आता है तो उसको माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, या फिर ऐड कर देते हैं, प्रीपेड होगा जो भी होगा उसको ऐड और माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें इस साल किसी के रेंट नहीं पे किया, 10,000 रुपये रेंट नहीं पे किया, तो हमने उसको आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से डाल दिया, तो आगे साल भी आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाएगा, ठीक है। तो अब आगे साल क्या होगा, जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उस आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे कि वो पिछले साल का था तो इससे कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। भैया अब आते हैं नीचे, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या आते हैं भैया, बस ये 2 कंसेप्ट हमें कवर पाएंगे, फिर अपना अकाउंटिंग कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है, कहने का मतलब ये है बिजनेस में जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो तो उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, बिल होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड मत करना भैया, वरना वो सब धोखेबाजी वाला काम होता है, ठीक है ना। तो दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, दे शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस, मतलब कि ये अकाउंटेंट बाय अपने मन से ना रिकॉर्ड कर दे, अपने मन से ना रिकॉर्ड कर दे। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तभी है व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाउचर के नाम से जानते हैं, सच एज कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, सेल्स बिल हो गया, पे इन स्लिप हो गया, करस्पॉन्डेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो भैया जब भी कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो तो उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, अपने बिना अकाउंटेंट बायस होकर रिकॉर्ड कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हर चीज़ के पीछे बिल होगा, कागज होगा, तो वो सही से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। द बेसिक रीजन फॉर द एडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट as the basis of recording accounting transaction is that it is verifiable and based on the objectivity। भैया यही कारण है, हर ट्रांजेक्शन के पीछे वेरीफिएबल होता है एंड ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है ना, ओके। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तभी करो जब उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ठीक है भैया, समझ में आ गया, इतना आसान था।
अब अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कंसेप्ट, ये देखो भैया आपको इसमें बुद्धि नहीं लगाना। इसका मतलब होता है एसेट्स इक्वल टू इक्विटी, एक फॉर्मूला और याद करियो, एसेट्स इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी या फिर आउटसाइड इक्विटीज, ठीक है ना, आउटसाइडर इक्विटीज। तो ये फॉर्मूला याद करियो। द प्रोप्राइटर प्रोवाइड फंड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक बिजनेसमैन फंड प्रोवाइड करता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स को परचेज करने के लिए। हेंस एसेट्स ओन बाय द बिजनेस, जो भी एसेट बिजनेस का होता है मस्ट बी इक्वल टू फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर, वो उसके कैपिटल के बराबर होना चाहिए। एसेट्स हमेशा इक्विटी के बराबर होना चाहिए। अगर मान लो कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का एसेट्स परचेज किया, ठीक है ना, हमने पैसा लगाया एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो मेरा जो कैपिटल है ना वो एसेट्स के बराबर होगा, ठीक है ना। ओके, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया हमने सारे प्रिंसिपल पढ़ी है यहाँ पे। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन है, जिसमें कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, कन्वेंशन ऑफ मेटरिटी है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, ठीक है। बस फिर अपना ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कन्वेंशन के ये अलग चैप्टर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया दोस्तों। सारे कंसेप्ट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। कन्वेंशन को नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितने कमेंट और जितने सब्सक्राइब मुझे दिखाई देंगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।